स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एससी फॉर योर क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी सोशल साइंस का सेकंड चैप्टर, सिविक्स का सेकंड चैप्टर संघवाद। ये संघवाद क्या देखा था। सबसे पहले मैं आपको सत्ता की साझेदारी को थोड़ा सा समय लेकर के उसको याद दिलाने का याद दिलाना चाहता हूँ कि सत्ता की साझेदारी को हम लोग किस प्रकार से पढ़ते एक छोटे समय के लिए। देखिए, हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी को हम लोग को दो देशों के उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किए थे, जिसमें से एक तरफ था बेल्जियम और एक तरफ था हमारा श्रीलंका। बेल्जियम जो यूरोप के एक छोटा सा देश था, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा था, और क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा था। ठीक है, वहाँ की अगर जातीय बनावट इस प्रकार से थी कि वहाँ पे जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे वो मेजोरिटी में थे, और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे वो माइनॉरिटी में थे, वो लोग अल्पसंख्यक थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे वह डच भाषा बोलने वाले लोगों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली थे, ज़्यादा शिक्षित थे, ज़्यादा अमीर थे। उन लोगों की तुलना में का विकास हुआ था। तो कहीं डच भाषा बोलने वाले लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि राजनीतिक सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो जो राजनीतिक सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ही बैठे हुए हैं। इसीलिए जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो सिर्फ फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के समाज को ही विकास कर रहे हैं, हमारे डच भाषा बोलने वाले लोग के विकास नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम डच भाषी लोग जो है फ्रेंच भाषी लोग की तुलना में क्या कमज़ोर हैं, पिछड़े हुए हैं, ऐसा उन लोगों को लगने लगा था। और धीरे धीरे जो है फ्रेंच भाषा लोग और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में क्या टकराव की स्थिति उत्पन्न होने ही वाला था कि राजनीति के सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, जो संविधान जो राजनीति में बैठे लोग हैं, उन लोगों को जो विशेष पावर दिया हुआ था, जो नीतियाँ निर्माण करते हैं अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश का विकास करने के लिए, उन लोगों ने स्थिति को समझ लिया। और उन लोगों ने जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच जो मानसिक स्थिति चल रही थी, उन स्थिति से निपटने के लिए उन लोगों ने अपने संविधान में 4 प्रमुख संशोधन किया था, जिसमें उन लोगों ने पहला संशोधन यह किया था कि अब जो इन लोगों के बीच में जो मानसिक स्थिति चल रही थी कि हम लोगों के फ्रेंच भाषा के लिए ही कानून बन रहा है, क्योंकि वो राजनीतिक सत्ता में सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो इस मानसिक स्थिति को दूर किया जाए। तो कैसे किया जाए, तो कैसे किया जाए, तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, जो अब केंद्र सरकार जो भी है, केंद्र की जो सरकारें बनेंगी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, अब 50% फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग भी रहेंगे और 50% डच भाषा बोलने वाले लोग भी रहेंगे। तो इससे क्या हो जाए, जो भी नए कानून बनेंगे वो सिर्फ फ्रेंच भाषा के बोलने से ही वहाँ पर लागू नहीं होगा, इसके लिए डच भाषा बोलने वाले लोगों की भी सहमति होनी चाहिए, तभी उस कानून को सारा देश में लागू किया जाएगा, सारे राज्यों में लागू किया जाएगा। अब इससे क्या होता है कि जो लोग हैं उन लोगों में कोई नाराजगी उत्पन्न नहीं होती कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के लिए ही कानून बन रहा है, हम लोगों के लिए नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का भी तो आदमी बैठा हो भाई, सिर्फ उन लोगों के लिए कानून लागू होगा तो उन लोग का चुप रहेंगे नहीं। तो अब कोई भी कानून लागू करने के लिए फ्रेंच भाषा और डच भाषा दोनों भाषाई लोगों का सही मत होगा, तभी जा करके वो कानून को लागू किया जाएगा। ऐसा उन लोगों ने संशोधन किया। इसके बाद उन लोगों ने और भी प्रमुख संशोधन में से एक संशोधन यह किया कि उस समय जो है केंद्र सरकार हुआ करती थी, क्षेत्र सरकार भी हुआ करती थी, लेकिन उस समय जो राज्य सरकार थी, जैसे प्रकार से केंद्र सरकार होते हैं उस राज्य छोटे छोटे राज्यों के सरकार, राज्य का अपना सरकार, और सिर्फ एक केंद्र सरकार ही देश में जितने भी राज्य हैं उन राज्य में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, ताकि उस राज्य का विकास हो सके। ये सबका सिर्फ और सिर्फ एक ही समूह के लोग, या फिर हम बोलेंगे कि केंद्र सरकार सिर्फ यदि अकेले करे तो यह संभव नहीं, क्योंकि वो किस गांव में, किस शहर में, किस गलियों में जाकर के देखे कि वहाँ पर शासन व्यवस्था कैसे है, वहाँ की विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, एक राज्य सरकार यानी कि क्षेत्र सरकार की व्यवस्था किया। तो इस क्षेत्र सरकार के पास भी अपना एक अलग पावर होती है, इसके पास अपना एक अलग पावर होती है, जिसके फलस्वरूप जो है यह केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार इसको दबाव नहीं डाल सकते, मैं केंद्र में बैठा हुआ हूं इसलिए मेरे कहने पर तुमको चलना हो। राज्य सरकार को ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। संविधान जो है राज्य सरकार को भी अलग शक्तियां प्रदान करता है और केंद्र सरकार को भी अलग शक्तियां प्रदान करता है। इन लोग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, ठीक है। इस प्रकार से उन लोगों ने केंद्र सरकार के अलावा क्षेत्र सरकार की स्थापना किया और उसको भी कुछ पावर और शक्तियाँ दिया गया। अब क्षेत्र सरकार को भी उन लोगों ने देखा कि इससे भी यदि हमारा समाज में लोगों के बीच में असंतुष्टि का भाव उत्पन्न हो ही रहा है, तो उन लोगों ने क्या किया, अब जितने भी गाँव हैं या फिर शहर हैं उसमें विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न सांस्कृतिक समूह के लोग रहा करते हैं। इन सभी समूह के समाज में अलग अलग समाज के लोगों को खड़ा कर दिया गया और वहाँ पर सामाजिक सरकार का भी स्थापना कर दिया गया। लो, अब सरकार की शक्तियों को कहां से कहां तक विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र नहीं, एक केंद्र मतलब सकेंद्र, एक केंद्र नहीं, उसका अलग अलग केंद्र किया गया, शक्ति का अलग अलग केंद्रण किया गया।
केंद्र सरकार अपना केंद्र की देखभाल करते हैं, ठीक है, अपना जो भी कानून बनाने का रहते हैं वो बनाते हैं। राज्य सरकार अपने राज्य का विकास को देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्षेत्र सरकार अपने समाज को देखते हैं कि हमारे पास हमारे विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जो बेल्जियम था अपनी शासन व्यवस्था को बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से संभाला था और जनता भी इसकी शासन व्यवस्था से बहुत ज़्यादा खुश हुए। और उन लोगों का देश जो है बेल्जियम में, जहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग और डच भाषा बोलने वाले लोग उनके बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुआ था, जहाँ तक लड़ाई झगड़ा या फिर गृहयुद्ध तक की संभावना उत्पन्न हो सकती थी, उसे टाला गया और बढ़िया तरीके से सुख शांति से वहाँ की शासन व्यवस्था चलने लगी। इसके ऑपोजिट हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका में अगर देखा जाए तो अधिसंख्यक में था वहाँ पर सिंहली भाषा बोलने वाले लोग, और जो अल्पसंख्यक था उनमें से था तमिल भाषा बोलने वाले लोग। ये लोग जैसे ही वहाँ पर जैसे ही श्रीलंका को अंग्रेजों की आज़ादी मिल गई और शासन व्यवस्था जब सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों के हाथों में आ गया, तो इन लोगों ने अपने को दादा समझने लगे और ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लोगों को, सिंहली भाषा बोलने वाले लोग उनको या फिर बौद्ध धर्म जो मानने वाले लोग थे, उन्हीं लोगों के विकास के लिए नया नया कानून बनाने लगा और तमिलों को यहाँ पर नज़रअंदाज किया जाने लगा। तो उन लोगों में क्या होने लगे, उन लोगों में अपने देश में उन लोगों को बेगानापन का एहसास होने लगा और उन लोगों ने क्या किया, सब सरकार से मांग करने लगा कि हमारे लिए भी कानून बनाया जाए, हमारे समाज का भी विकास किया जाए, हमारे संस्कृति का ख्याल रखा जाए। लेकिन फिर भी जो है वहाँ की जो सिंहली सरकार थी उन लोगों का बात नहीं माना था, जिसके फलस्वरूप हम लोगों को देखने को मिला था कि जो तमिल लोग थे उन लोगों ने अपना सरकार बनाने को ठान लिए थे। उन लोगों ने धीरे धीरे अपना संगठन बनाना स्टार्ट कर लिया था और इसके बाद क्या हो गया था, श्रीलंका में एक बहुत ही भयानक गृहयुद्ध को देखने को मिला था, जिसमें इधर सिंहली भाषी लोग, सिंहली भाषा के जो सैनिक शासन, वहाँ के जो शासन के लोग थे और या फिर तमिल भाषा बोलने वाले लोग, उन लोगों में भयानक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो। एक और बेल्जियम जहाँ पर अपना शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के फलस्वरूप एक बहुत ही सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था का स्थापना किया, और एक और जहाँ पर जो सिंहली भाषी लोग थे उन लोगों ने अपना शक्ति का बंटवारा करना ही नहीं चाहता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी समाज के लोगों को ही बड़ा करना चाहता था, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर एक गृहयुद्ध तक की हम लोगों को स्थिति देखने को। तो यही चीज़ हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है कि जो बेल्जियम ने अपनाया वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया। उस शासन व्यवस्था का कुछ ना कुछ तो नामकरण होगा ना, तो उन्होंने किस प्रकार के शासन व्यवस्था को अपनाया, हम उसके शासन व्यवस्था को क्या नाम देंगे। और जो श्रीलंका ने अपनाया था अपनी शासन व्यवस्था, जो श्रीलंका ने जो अपना रास्ता अपनाया था सिर्फ अपने समाज के बारे में सोचने के लिए, अपने मनमर्जी के अनुसार कानून बनाने के लिए, उस शासन व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए, यही चीज़, यही जो संघवाद के चैप्टर है वही है। तो श्रीलंका ने जो रास्ता तो इस प्रकार, तो बेल्जियम ने जो रास्ता अपनाया था, बेल्जियम ने रास्ता क्या अपनाया था, जो भी वहाँ पर राजनीतिक में बैठे लोग जिसको संविधान कुछ विशेष पावर देती है, विशेष शक्ति देती है ताकि वो अपने नीति निर्माण कर सके और अपने देश, अपने समाज का, अपने राज्य का विकास कर सके। उसका क्या होगा, उस शक्ति का संविधान जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सामाजिक सरकार या फिर जितने भी और छोटी छोटी सरकारें होती है, उन सब में शक्ति का बंटवारा कर दिया। ठीक है, शक्ति का केंद्र के पास अपना शक्ति अलग होता है, राज्य के पास अपना शक्ति अलग, और ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पावर दे रहा है, राज्य सरकार सामाजिक सरकार को पावर दे रहा है, ऐसा नहीं। संविधान सर्वोच्च होता है, जो संविधान होता है वो केंद्र सरकार को अलग पावर दे रहा है। अपने कुछ कुछ विषय होते हैं, यहाँ पर तुम कानून बनाओ, यहाँ पर तुम्हारा राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। संविधान राज्य सरकार को भी कुछ विशेष पावर देती है, स्पेशल पावर देती है, और यह कहती है कि तुम भी इस विषय पर कुछ कुछ कानून बनाओ, इस पर नहीं केंद्र सरकार तुम्हारा हस्तक्षेप करेगा, नहीं कोई। और समाज में भी कुछ कुछ ऐसे व्यवस्थाएं होती है, और यहाँ पर राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से बेल्जियम की शासन व्यवस्था थी। और अगर श्रीलंका की देखा जाए तो श्रीलंका की जो शासन व्यवस्था थी वो संविधान थी, लेकिन संविधान में जितनी सारी शक्तियाँ थी, जितनी जो शक्ति थी वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर ही संपूर्ण शक्ति निहित थी, और उन्होंने अपने मनमर्जी तरीके से शासन व्यवस्था को संभालने का प्रयास किया था, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर गृहयुद्ध जैसे हम लोगों को स्थिति उत्पन्न होते हुए देखने को मिला। ठीक है, तो यही हम लोग समझने वाले कि एक्चुअली में संघवाद हम किसे कहेंगे, संघवाद कहते किसे हैं। तो इस श्रीलंका और बेल्जियम को उदाहरण को समझते हुए हम यह एक परिभाषा निकाल सकते हैं कि संघवाद है क्या। तो संघवाद हम बोल सकते हैं कि सरकार की वैसी व्यवस्था, हम इसको बोल सकते हैं कि सरकार की वैसी व्यवस्था जिसमें संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियाँ किसी खास व्यक्ति या समूह के हाथों में न हो करके स्वतंत्र रूप से विभिन्न इकाइयों में बांटी जाती है। इसी प्रकार की शासन व्यवस्था का हम लोग संघीय शासन व्यवस्था बोल सकते हैं या फिर संघवाद बोल सकते हैं। एक अर्थ में कहें तो जहाँ पर राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है उसे ही हम लोग संघवाद कहते हैं। ठीक है, देखिए उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि सरकार की वैसी व्यवस्था जिसमें संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों का किसी एक खास व्यक्ति या
समूह के लोगों के हाथों में न हो करके स्वतंत्र रूप से, ऐसा नहीं कि सिर्फ केंद्र के अंडर, ऐसा नहीं, वो स्वतंत्र रूप से विभिन्न इकाइयों में बांटी जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। और यह जीता जागता उदाहरण है, इसके परिणाम देखने को मिलते हैं किस प्रकार से, हम लोगों को बेल्जियम और श्रीलंका के माध्यम से। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझ लिया कि संघवाद है क्या, संघवाद है क्या, ये आप लोगों ने समझ लिए। तो अगर देखा जाए कि शासन की व्यवस्था, तो श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरण को देखने को मिला, तो देखने से हम लोगों को दो प्रकार के शासन व्यवस्था का हमारे माइंड में ख्याल आता है। एक कैसा, एक जहाँ पर केंद्र का विकेंद्र, यानी कि जो पावर होती है उसका विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, और एक जहाँ पर जो पावर होती है उसका विकेंद्रीकरण नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम किसको क्या नाम देंगे? तो देखिए, जो केंद्र सरकार जो अपने सत्ता होती है, जो पावर होती है, उसका विकेंद्रीकरण करते हैं, ऐसे सरकार की जो व्यवस्था करते हैं उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। श्रीलंका ने जिस प्रकार से शासन व्यवस्था को अपनाया था, उस प्रकार के शासन व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं कि उसको हम एकात्मक शासन व्यवस्था बोल सकते हैं। अब शासन व्यवस्था यहाँ पर हम लोगों को दो तरह से देखने को मिला, एक संघात्मक शासन व्यवस्था और एक हम लोगों को एकात्मक शासन व्यवस्था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है भाई, और एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है भाई, इसमें क्या होता है और इसमें क्या नहीं होता है, हम इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें संविधान जो है लिखित होती है, और इसमें संविधान लिखित भी हो सकती है और अलिखित भी हो सकती है। जो संघात्मक शासन व्यवस्था वाले जो देश होते हैं, जो राज्य होते हैं, वहाँ की जो संविधान होती है, संविधान क्या होता है, तो संविधान नियम और कानूनों का एक दस्तावेज होता है जिसके अनुसार किसी देश को चलना पड़ता है। जिस प्रकार से स्कूल में बहुत सारे रूल और रेगुलेशन होता है जिसके रास्ता पर चल करके ही वहाँ पर बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट लोग निकलते हैं, उसी प्रकार से एक देश को चलाने के लिए भी बहुत सारे नियम कानून का पालन करना पड़ता है, और उसी नियम कानून के दस्तावेज को हम लोग संविधान कहते हैं। ठीक है, और वह संविधान जो है संघात्मक शासन, जहाँ जिस देश में संघात्मक शासन है वहाँ पर लिखित होगा। अब लिखित क्यों होगा? क्योंकि जो संघवाद बनाया जाता है, संघात्मक शासन व्यवस्था जो अपनाई जाती है वो सिर्फ एक व्यक्ति की सोच से नहीं अपनाई जाती है। ये विभिन्न लोगों के समूह, विभिन्न समाजों के सुझाव और उन लोगों के सुझाव से, समझौते से के फलस्वरूप इसको बनाया जाता है। जिस प्रकार से बेल्जियम ने बनाया था, क्या बेल्जियम ने अकेले किसी व्यक्ति का निर्णय लिया कि नहीं उस प्रकार से हो रहा था, हम लोगों ने इस प्रकार के शासन व्यवस्था को अपनाया? नहीं, वहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों ने देखा, वो आदमी से समझौता किया और समझौते के फलस्वरूप बनाया जाता है। और इसमें इस प्रकार से इसलिए भी बनाया जाता है, कहीं अगर केंद्र सरकार कहीं कुछ केंद्र सरकार के पास तो बहुत सारे पावर होती है, इस पावर का इस्तेमाल कहीं वो संविधान को ही ठेस पहुंचाने के लिए यदि उस पावर का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या इसके लिए कुछ न कुछ सजा की व्यवस्था किया जाना चाहिए, जो वहाँ पर एकदम पूरा लिखित रूप से रहेंगे। जैसे हम लोग धाराएँ बोलती हैं, इस प्रकार वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि केंद्र सरकार यदि संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाता है तो उसके विरुद्ध में कौन सा धारा लगाई जाए, कौन से उन्हें दंड दिया जाए। राज्य सरकार भी यदि अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसको उसके अनुसार उसे क्या सजा देना चाहिए, इस प्रकार से वहाँ पर लिखित संविधान लिखा हुआ रहेगा, जिसके अनुसार ही इन लोगों को भी अपने शक्ति का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से, और अलिखित संविधान, इसमें लिखित भी हो सकती है। जो एकात्मक शासन पद्धति होती है, वहाँ की जो शासन व्यवस्था होती है, वहाँ पर संविधान जो है लिखित हो भी सकता है और लिखित नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरा हम लोग अगर बात देखें तो यहाँ पर जो शक्तियाँ होती है, यहाँ पर शक्ति का विभाजन होता है। जो पावर होती है, यानी कि संविधान द्वारा जो पावर दिया जाता है जो व्यक्तियों को, उस पावर का जो है विकेंद्रीकरण किया जाता है, उसका विभाजन किया जाता है। जिस प्रकार से संविधान ने केंद्र सरकार को कुछ पावर दे देगा, संविधान राज्य सरकार को कुछ पावर दे देगा, संविधान समाज को कुछ, सामाजिक सरकार को कुछ पावर दे देगा, और ये लोग अपने अपने क्षेत्र का विकास करने पर जोर देंगे ताकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो है वो विकास। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, जो पावर होती है उसका विकेंद्रीकरण। इसका केंद्र सिर्फ और सिर्फ एक केंद्र नहीं है, इसका एक केंद्र, दो केंद्र, तीन केंद्र और छोटे छोटे सरकार भी होती है जिस पर केंद्र होता है। तो केंद्र का क्या हुआ, विकेंद्रीकरण किया गया। तो इस प्रकार से संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, जबकि एकात्मक शासन पद्धति जहां पर अपनाया जाता है वहां पर शक्ति का कोई भी विकेंद्रीकरण नहीं होता है। जिस प्रकार से श्रीलंका में अपना संविधान था, जो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग थे उन्हीं लोगों पर अपना जो है सारा शक्ति को इन लोगों ने जमा लिया था, और वहीं से वो लोग अपने समाज को विकसित करने के बारे में सोच रहे थे। तो परिणाम क्या निकाल सकते हैं लोगों का? तो इस प्रकार से जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर शक्ति का विभाजन होता है, और एकात्मक शासन व्यवस्था जिस राज्य में होती है या फिर देश में होता है वहाँ पर शक्ति का विभाजन नहीं होता है, वहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का शेयरिंग। अब तीसरे हम लोग देखते हैं तीसरे हम लोग देखेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था में जो क्षेत्र सरकार होती है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती है। हाँ, यह एक महत्वपूर्ण
ये पॉइंट करने वाली बात है कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर केंद्र सरकार तो बैठा हुआ है और उसके नीचे में राज्य सरकार बैठा हुआ है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि केंद्र सरकार एक कोई भी कानून को ठोस देगा उस राज्य सरकार को और बोलेगा कि राज्य सरकार तुमको इस कानून को मानना पड़ेगा, अपने राज्य में लागू करना पड़ेगा। ऐसा वो ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो है पावर राज्य सरकार को मिला हुआ केंद्र सरकार से नहीं बल्कि संविधान से मिला हुआ है। ठीक है। और जो राज्य सरकार होती है वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है कि तुम जो बोला उसको हमको करना ही पड़ेगा। हाँ, दोनों समझौता कर सकता है कि हाँ अगर यह कानून अगर हम लोग का राज्य में इसको अपनाया जाता है, इसको लागू किया जाता है तो हमारे क्षेत्र में विकास हो सकता है, तो दोनों की सहमति से उस कानून को लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर राज्य सरकार माना करता है कि नहीं हम इसको नहीं लागू कर सकते, आपके कहने पर आपके जोर जबरदस्ती, तो वो उस कानून को नहीं लागू कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो केंद्र क्षेत्र सरकार होती है, जो छोटी छोटी सरकार होती है, वो अपने ऊपर वाले सरकार से के अधीन नहीं होती है। ठीक है, उस के अधीन नहीं होती है। और जो क्षेत्र सरकार होती है, जो एकात्मक शासन पद्धति होती है, वहाँ के जो क्षेत्र सरकार होती है, जो वहाँ पर छोटे छोटे राज्य सरकार हो गया, सामाजिक सरकार हो गया, वहाँ पर भी सरकारें होती है, लेकिन वो लोग जो है कहाँ पर किसके अधीन रहते हैं, किसके गुलाम की तरह बोल सकते हैं, यहाँ पर अधीन रहते हैं, वो केंद्र सरकार के अधीन रहते के अनुसार काम करते हैं, केंद्र सरकार के अनुसार काम करते हैं। केंद्र सरकार कोई काम करने के लिए बोलेगा तो करेंगे, ये लोग अपना मन मर्जी से कुछ काम को करबे नहीं करेंगे। क्या फ़ायदा करने के, ये लोग कोई आइडिया ही नहीं लगाएंगे कि हमारे देश को हमारे जो राष्ट्र है इसको किस प्रकार से मजबूत किया जाएगा, इसके आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से मजबूत किया जाएगा, हमारे राष्ट्र के किस प्रकार से विकास किया जाएगा, ये लोग सोचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोगों को केंद्र सरकार पर पूरी तरीके से डिपेंड है। हो सकता है कि ये लोग अपना आइडिया लगाएंगे, अपना शासन व्यवस्था को इस प्रकार से चलाने की ये लोग प्रयास करेंगे, तो करिए जो केंद्र सरकार आएगा और बोलेगा कि तुम लोगों ने अपना मनमर्जी करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये लोग जो सरकार होती है एकात्मक शासन में, जो क्षेत्र सरकार होती है, वो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार पर ही डिपेंड रहती है। ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम लोगों को डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाएगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था किसको बोलते हैं और एकात्मक शासन व्यवस्था किसको बोलते हैं, तो हम इस प्रकार से डिफरेंस इसका निकाल सकते हैं। पहला क्या होता है, जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उसकी संविधान हमेशा लिखित संविधान होते हैं, क्योंकि वह बहुत सारे लोगों के समझौते से बनाया हुआ रहता है। और जो हम लोग का एकात्मक शासन पद्धति होती है वो हमारा लिखित संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ की जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर शक्तियों का विभाजन होता है, उसका विकेंद्रीकरण होता है, इस प्रकार से क्षेत्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के रूप में। और जो एकात्मक शासन पद्धति होती है वहाँ पर जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं होता है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ की जो क्षेत्र सरकार होती है वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती, मतलब उसके अधीन नहीं होती। लेकिन जो एकात्मक शासन पद्धति होती है वहाँ की जो सरकारें होती है वो लोग केंद्र सरकार के प्रति होते हैं, उन लोगों के प्रति। प्रकार से हम लोगों को अधिक डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाए संघात्मक शासन किसको कहते हैं और एकात्मक शासन पद्धति किसको कहते हैं, तो हम यह लिख सकते हैं। इसके बारे में विस्तृत आप लोगों को आप लिख सकते हैं। ठीक है। और इस प्रकार के देश की अगर हम बात किया जाए कि एकात्मक शासन पद्धति को अपनाने वाले कौन कौन से देश हैं, तो यहाँ पर श्रीलंका, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट में ही देखें श्रीलंका को, तो भूलेंगे नहीं एकात्मक शासन पद्धति को अपना कर इन्होंने किस प्रकार से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया था। तो इन लोगों ने श्रीलंका को देख लिया, फ्रांस को देख लिया, इटली और चीन। ठीक है। तो यहाँ पर हमको 4-5 देश को याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, कोई भरोसा नहीं है ऑब्जेक्टिव। अगर संघात्मक शासन देशों की उदाहरण पूछे जाए कि कहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं पहला अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि देश। अगर आपको पूछा जाएगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने वाले देश का नाम बताए लिखने के लिए कहा जाएगा, तो हम इस प्रकार से 3-4 देशों का नाम याद रख सकते हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम को याद रखना पड़ेगा, दूसरा स्विट्जरलैंड को याद रखना है, तीसरा अपना देश को याद रखना है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया को याद रखना है, तीसरा कनाडा को याद रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर 4-5 देश का नाम अगर हम लोग याद रखते हैं तो हम लोग संघात्मक शासन पद्धति को अपनाने वाले प्रमुख देशों का नाम लिखने के लिए कहा जाता है। इन्हीं में से 4-5 में से रहेगा, छोटे छोटे देशों को नहीं दिया जाता। ठीक है। और एकात्मक शासन में हम लोग श्रीलंका, फ्रांस, इटली और चीन, इस प्रकार से हम लोगों को नाम को याद रखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन अगर बोला जाएगा, डिफरेंस निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं संविधान जो संघात्मक व्यवस्था के बारे में अगर लिखने के लिए कहा जाएगा तो ये सारा चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। अगर वो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है बोलेगा, तो हम इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। इसके साथ हम लोग अगर संघात्मक शासन व्यवस्था का महत्व या फिर विशेषता लिखने के लिए कहा जाएगा तो हम इन 3 पॉइंट को लिख सकते हैं, साथ में ये उदाहरण भी लिख सकते हैं, साथ में हम लोगों को और एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यहाँ पर 3 हो गया, तो ये 4 मेरा। चौथा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर
चौथा पॉइंट हम लोग बना सकते हैं कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता होती है। न्यायालय की सर्वोच्चता कहने का मतलब ये होता है कि शासन व्यवस्था में, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार, जो संविधान होता है वो केंद्र सरकार को कुछ अलग अलग विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है, और संविधान राज्य सरकार को भी कुछ कुछ अलग विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। और यदि कहीं पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके किसी क्षेत्र के लिए यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कानून बना दिया है और केंद्र सरकार यह कहे कि यह मेरे द्वारा बनाया गया कानून ही इस क्षेत्र में लागू किया जाना चाहिए, राज्य सरकार यह कहे कि मेरे द्वारा बनाया हुआ कानून को इस क्षेत्र में लागू किया जाना चाहिए, तो इस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कभी कभी स्थिति ऐसे भी आ सकती है कि दोनों में आपसी झगड़े भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उन लोगों के बीच में जो विवाद को दूर करने के लिए न्यायालय की व्यवस्था किया गया है, ताकि वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो भी झगड़ा उत्पन्न होता है या फिर जो विवाद उत्पन्न होता है उन सबको सुलझाया जा सके। और इसके लिए न्यायालय की सर्वोच्चता को हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था में सर्वोच्चता प्रदान किया गया है, ठीक है, जिसमें से हम लोगों का सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय करता है कि किसके कानून को उस क्षेत्र पर लागू किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि विशेषता पूछा जाए तो हम इन सबको लिख सकते हैं, डिफरेंस कहा जाए तो हम इन सबको लिख सकते हैं, अगर हम लोगों को उदाहरण पूछा जाए तो हम इन देशों का नाम बोल सकते हैं, यदि संघात्मक की परिभाषा पूछा जाए तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर उदाहरण के माध्यम से समझाने के लिए कहा जाए तो हम बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी का उदाहरण दे सकते हैं, अगर परिणाम कहा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा शासन व्यवस्था ज़्यादा उपयुक्त है तो भी आप बोल सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था उपयुक्त ज़्यादा है कि एकात्मक शासन व्यवस्था, आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे वीडियो के एक और पार्ट में कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक पार्ट याद रखिए कि जो अमेरिका होती है एक किस प्रकार से अमेरिका जो होती है वह किस तरीके से संघात्मक रास्ता को अपनाया, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलिए, अमेरिका जिसे आज हम लोग अमेरिका कहते हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका, एक्चुअली में उसका नाम होता है क्या, संयुक्त राज्य। संयुक्त का मतलब क्या होता है, उसमें जोड़ करके, एक्चुअली तो भी यहाँ पर क्या जोड़ा गया। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने वाला अगर देश पूछा जाए तो हम लोग प्रमुख रूप से अमेरिका को बोलते हैं कि इन्होंने सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था। इन्होंने किस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया था, लेकिन उस समय यानी कि 1787 ईस्वी के आसपास के समय में जो ब्रिटेन वाले थे इन लोगों, लेकिन 1787 ईस्वी तक में जो है, लेकिन 1787 ईस्वी तक में जो ब्रिटेन वाले लोग थे वो लोग किसी न किसी देश पर कब्जा करने के लिए हमेशा तत्पर थे, आगे थे। और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका जो हमेशा ब्रिटेन वालों के विरुद्ध, यानी कि जो ब्रिटेन वालों के विरुद्ध ही हमेशा हुआ करते हैं, तो इन लोगों को एक डर सताने लगा था कि यदि ये जो ब्रिटेन था अगर इस एक राज्य को अगर वो चाहे तो इस पर अपना कब्जा जमा सकता था, इस राज्य को भी चाहे तो इस पर भी अपना कब्जा जमा सकता था, इसका चाहे तो अलग अलग अगर ये लोग स्टेट बना रहेंगे तो इन लोगों को कहीं ना कहीं जो है ब्रिटेन वाला, जो अमेरिका वाले जो ब्रिटेन वाले के बहुत ज़्यादा विरोधी हुए वो कहीं ना कहीं इन लोगों के 13 स्टेट पर कब्जा कर लगेंगे, इसका डर उन लोगों को सता रहा था। तो ये लोग अपनी जो शासन व्यवस्था जिस प्रकार से इन लोगों ने अपने अलग अलग क्षेत्र के लिए स्टार्ट किया था, इसे ये लोग छोड़ना भी नहीं चाहते थे। और ये लोग कुछ ऐसे समाज, ऐसी संस्थान का स्थापना करना चाहते थे, ऐसे व्यवस्था का स्थापना करना चाहता था कि ये लोग एक दूसरे मजबूत भी हो और अपने शासन व्यवस्था को भी वहीं पर, अपने शासन व्यवस्था भी वहाँ पर जीवित रहे। तो इन लोगों ने क्या किया, जितने भी अलग अलग स्टेट थे वो सारा स्टेट इस स्थिति से, यानी कि 1787 ब्रिटेन वालों की से जो है ब्रिटेन वालों से निपटने के लिए इन लोग एक साथ हो गए। ये सारा 13 का 13 स्टेट एक साथ हो गए और इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इन लोगों ने देखा कि संघीय शासन व्यवस्था से हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा है, इससे हमारी जो शासन व्यवस्था थी अलग अलग स्टेट की वो भी बचा रहेगा और साथ में हम लोग एक मजबूत संघीय शासित देश भी बन जाएंगे, जिससे हमारे ऊपर, हमारे संस्कृति, हमारे समाज या फिर हमारे ऊपर कोई दूसरे पावर जो है अटैक नहीं कर सकता है। तो इन लोगों ने क्या किया, 13 अलग अलग स्टेट था, उन सभी 13 स्टेट अलग साथ में मिल करके क्या किया, एक नेशन का निर्माण किया। इसीलिए इसको बोलते हैं संयुक्त, मतलब संयुक्त हो करके एक राज्य का निर्माण किया था जिसका नाम इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका रखा था। और यह 13 राज्य जो है 13 ही नहीं रह गए, धीरे धीरे आगे चलते गए और ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे राज्य, बहुत सारे कहने का मतलब यानी कि 50 राज्य मिल करके संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया था, निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से देखा गया जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो 50 छोटे छोटे राज्यों के से
संयुक्त होकर का निर्माण किया हुआ एक देश है जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग संघीय शासन व्यवस्था को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिए होंगे। जो भी कुछ भी अगर पर डाउट रहता है तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट्स में। यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सदस्य जरूर बने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के आऊँगा।